जय हिंद साथियों, मैं रॉकी स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से प्लस ICS यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग दोस्तों GS अमृत सीरीज, ये अमृत सीरीज जो चल रहा था उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। आशा करता है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1 किए होंगे उन्हें बहुत ही उस वीडियो से हेल्प मिला होगा, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है। क्या बोल रहा है दोस्तों कि कोशिका का ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। क्या है, क्या बोल रहा है, कोशिका का ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन कैसे बोल रहा है दोस्तों, एडिनोसिन फास्फेट या ग्लाइसिन ट्राइफास्फेट या एडिनोसिन डाइफास्फेट या एडोनिसिन ट्राइफास्फेट। तो जो ऊर्जा गृह जो कहलाता है दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा गृह जो कहलाता है वो कौन कहलाता है, तो उसे किसे कहा जाता है, ATP को। ATP का फुल फॉर्म क्या चाहिए होता है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट ATP का ही काम होता है क्या चीज, कोशिका का ऊर्जा प्रदान करना। जितने भी हमारे कोशिकाओं द्वारा किया गया कार्य है, उस जो कार्य करता है वो कार्य किसके माध्यम से, तो ATP उसे ऊर्जा प्रदान कराता है, फिर वो कोशिका कार्य करता है। अब जब पूछ रहा है कोशिका का ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है, तो ATP को अगर पूछ दे, अगर आप लोग बताइएगा कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, बतलाइए कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है। पावर हाउस किसे बोला जाता है, कोई बतलाएगा क्या चीज, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। उसके बाद समझते हैं दोस्तों कोशिका से संबंधित और क्वेश्चन देखिए। क्या कि कोशिका, आप बतलाइएगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, क्या चीज, कोशिका झिल्ली। कोशिका जो झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, कोई बतला सकता है, क्या चीज, कोशिका झिल्ली है वो किससे बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका भित्ति बतलाएगा कोई, क्या चीज, कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, पादपों की। क्या चीज, किसका पूछ रहे हैं, पादप का। और कवक का, जो कवक का कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, कोई बतलाएगा। और कोशिका का खोज किसने किया, ये भी बतलाना है। क्या चीज, कोशिका का खोज कब, खोज किसने किया, कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने दोस्तों, याद रखिएगा कौन, रॉबर्ट हुक ने क्या चीज, कोशिका की खोज की। अब कोशिका भित्ति अगर पादप में पूछ रहा, पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो किससे, सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिएगा क्या चीज का, सेलुलोज का बना होता है दोस्तों पादप की कोशिका भित्ति। अगर पूछे कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो बतलाइए, क्या जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। क्या चीज, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो किसकी, काइटिन की। याद रखिएगा क्या चीज, काइटिन की बनी होती है क्या चीज, कवक की कोशिका भित्ति। और याद रखिएगा कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन का दोस्तों, लिपिड और प्रोटीन का। याद रखिएगा लिपिड और प्रोटीन का बना होता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली है वो किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन का। ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी हमारा जो क्वेश्चन क्या चीज था, कोशिका का ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है, तो ATP एडिनोसिन ट्राइफास्फेट को जानते हैं। इतना पॉइंट याद होना चाहिए क्वेश्चन से। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, इसको जवाब देने का कोशिश कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है। क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स
स्थित है? जो एंजल झरना है दोस्तों, जलप्रपात है, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन पढ़िए, ऑस्ट्रेलिया में या बेल्जियम में या वेनेजुएला में या चीन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या चीज? वेनेजुएला। वेनेजुएला में है दोस्तों कौन सा जलप्रपात? तो कौन? एंजल फॉल्स, विश्व का सबसे ऊंचा। अच्छा, विश्व का ऊंचा पढ़ लिए, तो भारत का बतलाइए, क्या चीज बताइए आप लोग? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या बतलाना है? भारत का बतलाइए दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात बतला कौन सा हो जाएगा? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, कौन सा? तो कुंचिकल जलप्रपात, याद रखिएगा, क्या चीज? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों, ये क्या चीज है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा, क्या चीज? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? कुंचिकल। भारत का दूसरा, याद रखिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे ऊंचा अगर पूछे तो बतलाइए। अगर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पूछे तो शिव समुद्रम। क्या चीज? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात, याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो कौन बतलाएगा? तो शिव समुद्रम कौन सा? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम कौन सा नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। उसी प्रकार पूछ दे कि कुंचिकल जलप्रपात, जो कुंचिकल जलप्रपात है ये किस नदी पर है? कोई बतलाएगा? जो कुंचिकल जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? तो कौन सी? बराह नदी पर। कौन सी? बराह नदी पर। बराही नदी भी बोलते हैं इसको। बराह नदी पर ही कुंचिकल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ है? तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला की राजधानी कोई बतला सकता है? वेनेजुएला का राजधानी, चीन की राजधानी कहाँ है? ये बतलाइए पहले। चीन की कहाँ है? तो बीजिंग में। वेनेजुएला का कहाँ है? कोई बतला सकता है? तो वेनेजुएला का कहाँ है? तो कराकस में। फिर बतलाइएगा बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ? ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स में बेल्जियम की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो सभी को जानते होंगे, क्या चीज? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या चीज है? कैनबेरा। तो कम से कम इतना फैक्ट जो भी याद है दोस्तों उसको रिवीजन करना है। आइए हम लोग अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या चीज है? पीतरस मुख्य रूप से किसके पाचन में मदद करता है? पूछ रहा है क्वेश्चन दोस्तों, क्या चीज? जो पीतरस है वो मुख्य रूप से किसके पाचन में मदद करता है? ऑप्शन पढ़िए, प्रोटीन का या विटामिन का या वसा का या कार्बोहाइड्रेट का। किसका मदद करता है दोस्तों? प्रोटीन का मदद करता है। तो प्रोटीन में हम लोग क्या पढ़े हैं, और जो पिछले सेट किए होंगे हमारे द्वारा जो कराया गया उसमें भी एक क्वेश्चन बतलाए हैं कि प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा, किस एंजाइम के द्वारा होता है? ये एंजाइम का नाम बतलाना। एंजाइम का नाम क्या चाहिए दोस्तों? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। क्या चीज? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम और क्या चीज? ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन द्वारा क्या चीज? प्रोटीन का पाचन होता है, याद रखिएगा। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो पीतरस के द्वारा। पीतरस के द्वारा ही क्या चीज? वसा का पाचन किया जाता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? कोई बतला सकता है? तो क्या चीज? एमाइलेज के द्वारा। क्या चीज? किसके द्वारा? एमाइलेज के द्वारा। एमाइलेज द्वारा क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। वसा का पीतरस द्वारा, प्रोटीन का पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है कि पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाता है? पानी में घुली हुई कौन सी गैस जो पानी को क्या चीज? क्षारीय बनाता है।
आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला अमोनिया, ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन, ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब भी अगर जल में अमोनिया को मिलाते हैं, क्या चीज? जल को क्या चीज? अमोनिया को मिलाते हैं। जब भी अमोनिया को मिलाते हैं तो जल में मिल करके ये क्या चीज? हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। क्या चीज? जल में हाइड्रोजन मिल करके क्या चीज? हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। और OH- की जो होता है दोस्तों, हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसकी क्या चीज? सांद्रता बढ़ जाती है। क्या चीज होता है? सांद्रता बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ जाता है। जब सांद्रता बढ़ जाएगा OH का, हाइड्रोक्साइड आयन का, तो क्या चीज? वो खुद जानते हैं दोस्तों, OH- किस में होता है? तो क्षारीय बनाती है। OH- क्या चीज बनाती है? तो क्षारीय बनाती है। ये बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अमोनिया से याद रखना दोस्तों, अमोनिया का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो हैबर विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? हैबर विधि के द्वारा। हैबर विधि के द्वारा ही क्या चीज? अमोनिया का निर्माण किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला क्या चीज है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन पढ़िए। CaSO4 × 2H2O, Na2CO3 × 8H2O या Na2CO3 × 10H2O। ये किसका होता है? Na2CO3 × 8H2O सॉरी, Na2CO3 × 10H2O। ये किसका सूत्र है दोस्तों? किसका सूत्र है? Na2CO3 × 10H2O किसका? धोवन सोडा का। किसका? धोवन सोडा का। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है कौन? Na2CO3 × 10H2O। किसका? तो धोवन सोडा का। धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। फिर क्या चाहिए? CaSO4 × 3H2O। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो जिप्सम का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो क्या चीज हो जाएगा? CaSO4 × 2H2O। अगर आपसे पूछ दे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे तब क्या बतलाइएगा? बताइए कि अगर जिप्सम का पूछे तो CaSO4 × 2H2O। देखिए दोस्तों, सिमिलर है, केवल यहाँ क्या चीज? अगर हम देखिए सीधा याद भी रखिएगा, ये बात रियल भी है। क्या चीज? कि जिप्सम को अगर हम कितना 373 डिग्री केल्विन पर अगर उससे हम क्या चीज गर्म करते हैं, डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो क्या चीज उसी को जिप्सम को गर्म करके ही क्या चीज बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो गर्म करने पर दोस्तों जो हाइड्रोजन की जो दो अणु थे, जो अणु है वो आधा हो जाती है। तो याद रखिएगा क्या चीज हो जाता है? आधा। तो इसको जो केवल है उसको हाफ बना देना। क्या चीज? CaSO4 × हाफ H2O। ये किसका सूत्र हो गया? ये किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या चीज हो गया? CaSO4 × हाफ H2O। याद रखिएगा, CaSO4 × हाफ H2O। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जानने से पहले एक बार और समझिएगा, जो बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। जिस तरह से हम लोग क्या पढ़े? क्या चीज पढ़े? प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा। उसी तरह से क्या चीज? जिप्सम याद रखिएगा। दो के साथ साथ और याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज बतलाएं कि दो के साथ साथ इस तरह आप लिखिएगा। क्या चीज? व्यापारिक नाम लिखिए। व्यापारिक नाम लिखिए दोस्तों। इस तरह व्यापारिक नाम लिखिए। फिर इस तरफ क्या चीज लिखिए? रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या चीज? रासायनिक सूत्र लिखिए। फिर इस तरफ लिखिए रासायनिक सूत्र लिखिए, रासायनिक नाम लिखिए, सॉरी। इस तरफ रासायनिक नाम लिखिए, इस तरफ रासायनिक नाम, फिर इस तरफ सूत्र लिख लीजिए, इसका सूत्र क्या होता है। तो व्यापारिक नाम में अगर पूछे दोस्तों नीला थोथा का नाम सुनेंगे, उजला थोथा का नाम सुने होंगे, दुकान में जाकर के लेते हैं दोस्तों। क्या चीज? तूतिया जिसको बोलते हैं। क्या चीज? तूतिया जिसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, तूतिया जिसको नीला थोथा भी बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है? नीला थोथा भी बोला जाता है। नीला थोथा को हम लोग इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट है। क्या चाहिए दोस्तों? कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट हो गया इसका रासायनिक नाम। अच्छा, फिर इसके बाद और देख लेते हैं, उसके बाद रासायनिक सूत्र लिखेंगे हम लोग एक साथ में। याद रखिएगा, नीला थोथा हो गया दोस्तों, फिर हरा थोथा, चाहे याद रखिएगा सफेद थोथा आगे लिखिएगा। क्या चीज? सफेद कशिश भी इसको बोलते हैं। क्या चीज? सफेद कशिश बोलते हैं इसको। क्या चीज? सफेद कशिश या सफेद थोथा भी बोलते हैं इसको। क्या चीज? सफेद कशिश या सफेद थोथा भी बोलते हैं दोस्तों। फिर याद रखिएगा, सफेद थोथा को ही क्या चीज बोला जाता है? क्या चीज? सफेद थोथा को ही क्या चीज? जिंक सल्फेट बोला जाता है दोस्तों। क्या चीज? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के बाद याद रखिएगा हरा थोथा। कौन? हरा थोथा। हरा थोथा याद रखिएगा, हरा कशिश भी इसको बोलते हैं। क्या चीज? हरा कशिश। ये क्या चीज हो गया? व्यापारिक नाम हो गया। और ये व्यापारिकों नाम से ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट किसको बोलते हैं? तूतिया यानी नीला थोथा को। जिंक सल्फेट किसको बोलते हैं? तो हरा कशिश या हरा थोथा को, सॉरी सफेद थोथा को। और हरा थोथा को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। अब इसका बनाइए दोस्तों, कॉपर का क्या हो जाएगा? कॉपर का क्या लिख सकते हैं? CaSO4 लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट को। CaSO4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? हाँ, CaSO4 इंटू कितना कितना H2O? 5H2O। याद रखिएगा, इसमें जो जल का अणु होता है कितना होता है? 5 गुना होता है, याद रखिएगा। और याद रखिए जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सूत्र कैसे बना देंगे? ZnSO4 इंटू कितना? ZnSO4 इंटू 7H2O। याद रखिएगा कितना? ZnSO4 इंटू 7H2O। याद रखिएगा क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? 7H2O। फिर याद रखिए इधर फेरस। फेरस को क्या चाहिए? FeSO4 लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 7H2O। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लोग कितना पढ़े? 3 इधर पढ़े दोस्तों। और इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा। और क्या चाहिए? जिप्सम को याद रखना है। जिप्सम के बाद भवन सोडा को भी याद रखना है, Na2CO3। और एक बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो भी याद रखिएगा। खाने वाला सोडे का क्या चीज हो जाएगा? NaHCO3। क्या चीज दोस्तों? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या चीज? NaCO3 को क्या चीज बोलते हैं? बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। अगला क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। महिला एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो महिला एशिया कप 2025 है दोस्तों, वो जो हॉकी एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2025 वाला जो हॉकी टूर्नामेंट है दोस्तों महिला द्वारा एशिया कप का, वो क्या चीज कहाँ किया जाएगा ये बताइए। चीन में या थाईलैंड में या भारत के राजगीर में? तो अभी सुने होंगे दोस्तों, अभी पुरुष एशिया कप, पुरुष क्या चीज दोस्तों? पुरुष एशिया कप किस 2025 हॉकी टूर्नामेंट जो पुरुष वाला हुआ है दोस्तों, वो कहाँ हुआ? तो राजगीर भारत में हुआ है। और चौथा ऑप्शन क्या चाहिए दोस्तों? मलेशिया। तो जो महिला वाला है वो कहाँ हुआ? चीन में। कहाँ? हांगझाओ में। कहाँ? तो चीन में हुआ है दोस्तों, हांगझाओ में। याद रखिएगा, जो महिला एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में। पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर में दोस्तों। ये राजगीर कहाँ है? तो राजगीर भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिला में। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। अगर करेक्ट आंसर नहीं पता है तो आप अंदाज़ा लेकर के, अगर पढ़ते होंगे पॉलिटी तो अंदाज़ा लेकर के इसका सही आंसर कर सकते हैं। 289 दोस्तों हो सकता है, बोलिए हो सकता है, या 256 हो सकता है, या 185 हो सकता है, या 219 हो सकता है। बताइए कौन सा होगा? आप खुद जानते होंगे दोस्तों। क्या चाहिए?
कि उच्च न्यायालय का बात कर रहा है। क्या चीज बात कर रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ का बात कर रहा। तो अगर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में अगर आप जानते होंगे तो क्या हाई कोर्ट के बारे में अगर जानते होंगे तो इसका अनुच्छेद कितना से कितना तक में पढ़ना, कितना से कितना तक में पढ़ना, अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक के बीच में, अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में पढ़ना। अब पूछ भी रहा है उच्च न्यायालय। अब देखिए ऑप्शन को देखिए, 214 231 के बीच में कौन है? अगर नहीं याद हो तो इस तरीका से बना सकते हैं, हम ये बतला रहा है। बाकी याद करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? तो आर्टिकल नंबर 219 में। याद रखिएगा, कितना? आर्टिकल नंबर 219 में शपथ की चर्चा की गई है। और अगर कोई भी बड़े जो जैसे में न्यायाधीश की चर्चा अगर अनुच्छेद में पूछ दे कि किस अनुच्छेद, न्यायाधीश के शपथ की चर्चा अगर अनुच्छेद में पूछे दोस्तों, तो क्या किस अनुच्छेद में बोलिएगा? अनुच्छेद में पूछे, सॉरी अनुसूची में, सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद तो 219 हो जाएगा। अनुच्छेद 219 अनुसूची पूछे, अनुसूची, अगर अनुसूची पूछे किस अनुसूची में चर्चा की गई है, तो किस अनुसूची में? फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? बतलाइए कौन सा अनुसूची में? तो अनुसूची थर्ड में दोस्तों। शपथ की चर्चा कितना? तीसरी अनुसूची में चर्चा की गई है। और हाई कोर्ट के बारे में अगर जानना है तो इसके बारे में जान सकते हैं। अच्छा, उससे हाई कोर्ट के जानने से पहले बता रहे हैं कुछ कि बतलाइएगा जो न्यायाधीश की जो शपथ के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो बतलाइएगा शपथ दिलाता कौन है दोस्तों? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता कौन है, ये बतलाइए। और न्यायाधीश चुनता कौन है, यह भी बात हो सकता है दोस्तों। तो राज्यपाल, भारत के जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, उन्हीं के द्वारा क्या चीज? न्यायाधीशों को शपथ दिलाया जाता है। याद रखिएगा, किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? शपथ किसके द्वारा दोस्तों? शपथ किसके द्वारा? तो राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा। अच्छा ठीक है, राज्यपाल द्वारा किस आर्टिकल के तहत? 219 आर्टिकल के तहत, ये हम लोग जान लिए। अब बतलाइएगा आर्टिकल 214 क्या कहता है, आर्टिकल 215 क्या कहता है, और आर्टिकल जितने भी हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये याद में रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 215 कितना कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 219 क्या कहलाता है दोस्तों? अनुच्छेद 219 के बाद याद रखना आप लोग को अनुच्छेद 226 क्या कहलाता है, और अनुच्छेद एक याद रखना है अनुच्छेद 231 क्या कहलाता है। बतलाइए, ये 5 अनुच्छेद कम से कम हाई कोर्ट के बारे में अगर जानना मतलब पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये एग्जाम के व्यू से ये 5 पॉइंट याद होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि अभी वर्तमान में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, ये बतलाइए। वर्तमान में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो कितना दोस्तों? वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। कितना? 25 हाई कोर्ट है, ठीक है, 25 हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 214 में क्या कहता है, ये बताइए। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट का गठन, एक हाई कोर्ट होना चाहिए। अनुच्छेद क्या बोलता है? अनुच्छेद 14 बोलता है कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 215 क्या कहता है, ये जानिए। तो अनुच्छेद 215 क्या कहता है कि जो हाई कोर्ट है एक कैसा न्यायालय है? एक अभिलेख न्यायालय है। कैसा न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। हाई कोर्ट कैसा न्यायालय है? तो एक अभिलेख न्यायालय है। उसी प्रकार ये ध्यान में रखना अनुच्छेद 219 को अभी हम लोग पढ़े दोस्तों। अनुच्छेद 219 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कहा। ऐसे 216 में याद रखिएगा हाई कोर्ट का गठन के बारे में चर्चा किया गया। फिर याद रखिए, ये तो हो गया दोस्तों। फिर 226 में क्या है? हाई कोर्ट क्या चीज? मौलिक अधिकार के खिलाफ, मौलिक अधिकार के खिलाफ अगर किसी तरीका का हनन होता है तो क्या चीज? रीट जारी करता है। क्या चीज? मौलिक अधिकार के खिलाफ क्या चीज? समझिए, क्या चीज? रीट जारी करता है। क्या चीज करता है? अगर मौलिक अधिकार का आपका हनन हो रहा तो क्या चीज? आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट
रीट जारी करेगा, याद रखिए। और क्या चीज, आर्टिकल 231 में क्या कहता है कि 214 के विपरीत है दोस्तों, क्या चीज, आर्टिकल 231 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे दो केंद्र, जैसे कोई छोटे केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, चाहे दो छोटे राज्य हो गए, वो उसका दोनों का जो हाई कोर्ट है वो सेम हो सकता है। जैसे अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट पूछ दे तो कहाँ, उसका हाई कोर्ट कहाँ, तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। उसी तरीका से याद रखिएगा वो कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 231 कहता है, याद रखिएगा। तो इतना पॉइंट कम से कम हाई कोर्ट से आपको याद होना चाहिए। अच्छा, हम लोग बिहार एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बतलाइएगा दोस्तों कि बिहार यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, ये कमेंट में बतलाइएगा। ये कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है, ये बतलाओ, कमेंट में इसका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन पढ़े क्या चाहिए, कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में जो जुलाई 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो का प्रस्ताव अंगीकृत किया गया था, वो जो कांग्रेस का सम्मेलन था वो कहाँ हो रहा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कहाँ हो रहा था, वर्धा में हो रहा था या लखनऊ में हो रहा था या पटना में हो रहा था या मद्रास में हुआ था, कहाँ हो रहा था, इसका सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वर्धा, याद रखिएगा। और उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे, अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। आप पढ़े होंगे दोस्तों कि 8 अगस्त 1942 को क्या चीज हुआ, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का जो गांधी जी द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसे कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया था, 8 अगस्त 1942 को क्या जी, भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो क्या चीज, आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, याद रखिएगा, स्वीकार किया गया किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव किया गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, 9 अगस्त उसके प्रातःकाल ही दोस्तों 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसी समय इसी आंदोलन के समय में ही दोस्तों एक नारा दिया गया था, क्या, कौन सा नारा, करो या मरो का नारा, याद रखिएगा। नारा का नाम क्या चीज था, करो या मरो, करो या मरो, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, गांधी जी द्वारा। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल में ही दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल में ही जब आंदोलन स्टार्ट होने वाला ही था तो सुने होंगे या पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे कि 9 अगस्त 1942 को जब आंदोलन स्टार्ट होने वाला था उसी समय ही गांधी जी, सरोजिनी नायडू, इन लोगों को जितने भी कांग्रेस के नेताएं थे और जो गांधी जी से जितने भी जुड़े लोग थे उन सभी को क्या चाहिए, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, वो गिरफ्तारी से बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, उसका हम लोग लिखते हैं। जैसे गांधी जी लिखिएगा, गांधी जी को, सरोजिनी नायडू को और क्या चीज, इन दोनों को कहाँ रखा गया था दोस्तों, तो आगा खा महल में इन्हें गिरफ्तार करके ले गया था। ठीक है, आप लोग बतलाइए दोस्तों अभी क्या चीज, राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में ले जा करके बंदी बनाया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद बतलाइए
कि अबुल कलाम आज़ाद को किस जेल में पकड़ करके ले गया था? अबुल कलाम आज़ाद को बंदी बनाया गया था। तो कहाँ बंदी बनाया गया था? किस जेल में बंदी बना करके ले गया था? ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद हो गया। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद बतलाइए, राजेंद्र प्रसाद हो गया दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। क्या चीज? जवाहरलाल नेहरू को कहाँ ले गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद को दोस्तों बांकुड़ा जेल में, कौन सा? बांकुड़ा जेल में ले गया था। राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों कहाँ ले गया था? ये बतलाइए कि राजेंद्र प्रसाद को पकड़ करके कहाँ लेकर गया था? बतलाइए कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ ले गया था? बांकीपुर जेल में। कौन सा? बांकीपुर जेल में। बांकीपुर का जेल में, ठीक है, बांकीपुर हो गया, बांकुड़ा हो गया। और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में। कौन सा? अल्मोड़ा जेल में दोस्तों। ये पॉइंट याद होना चाहिए, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय खुफिया रेडियो जो चलाने का काम किया गया था, खुफिया रेडियो का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, एक नाम उषा मेहता के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। जो खुफिया रेडियो का संचालन किया गया था वो किस क्रांतिकारी के द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा? उषा मेहता के द्वारा चलाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? एशिया और यूरोप की, क्या बोल रहा है? किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, अल्पास को, यूराल को, या एटलस को, या ग्रेट डिवाइडेड रेंज को। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ फास्ट लग रहा है दोस्तों तो पहले क्वेश्चन देखिए, रोकिए वीडियो को, उसके बाद इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, फिर आगे बढ़ाइएगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्या चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एशिया और यूरोप के बीच का सीमा कौन बनाता है? यूराल पर्वत या एटलस पर्वत? बताइए। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत ही है जो दोस्तों क्या चाहिए? एशिया और यूरोप को का सीमा बनाता है। याद रखिएगा, माउंट नरोदन्या है जो किसका? यूराल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। यूराल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सा हो जाएगा? माउंट नरोदन्या, ठीक है। किस पर्वतमाला का बात आया दोस्तों? आप बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है? ये बताइए, ऊंचा पर्वतमाला कौन सा? ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है दोस्तों? तो कौन हो जाएगा? कौन सा? हिमालय। कौन? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब दोस्तों माउंट एवरेस्ट। कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर पूछते दोस्तों तो 8,800 कितना हो जाएगा? 8,850 किलोमीटर। 48 भी देता है, कभी 49 भी देता है, कभी 50 मीटर। ये याद रखना, 8,850 मीटर है, ठीक है, 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट को ये बताइएगा कि नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? क्या चीज़ दोस्तों? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? सागर माथा के नाम से। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। इसका विस्तार है जो हिमालय का, ये कहाँ? माउंट एवरेस्ट का, जो माउंट एवरेस्ट का विस्तार तो लंबे क्षेत्रों में है दोस्तों। इसका जो माउंट एवरेस्ट का जो विस्तार है ये कहाँ है? तो नेपाल और सिक्किम के, चाइना वाले जो क्षेत्र है, तिब्बत वाले, उसके क्षेत्र में विस्तार इसका फैला हुआ है, याद रखिएगा। बाकी जैसे में हम लोग एटलस पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी, कल भी जो पिछले वीडियो देखे उनको पता होगा क्या चीज़ दोस्तों? टॉबकल। क्या चीज़ बताए थे? टॉबकल था जो दोस्तों, ट्यूबकल था जो क्या चाहिए? माउंट ट्यूबकल था जो क्या चाहिए? एटलस पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी था। और माउंट
माउंट ब्लैंक है जो दोस्तों, ये क्या चीज, अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इतना ध्यान में होना चाहिए, कम से कम इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्या बोल रहा है, आइबेरियन प्रायद्वीपीय निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। आइबेरियन प्रायद्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, एशिया में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, या यूरोप में स्थित है, या दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये बतलाइए। जो आइबेरियन है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, तो कहाँ, यूरोप में। कहाँ स्थित है, तो यूरोप में। ध्यान में रखिएगा। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, बारूद का आविष्कार किसने किया था, ये बतलाइए। इसका सही आंसर बतलाइएगा दोस्तों। बारूद का आविष्कार, ये बहुत बार रिपीट हुआ। बारूद का आविष्कार किसके द्वारा, रोजर बेकन ने, या कोल्ट ने, या सीवी रमन के द्वारा दोस्तों, या डॉक्टर क्या चाहिए, डॉक्टर गैंटिंग ने। तो बारूद का जो आविष्कार है दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया था, तो रोजर बेकन के द्वारा। रोजर बेकन के द्वारा ही क्या चाहिए, बारूद का आविष्कार किया गया। ये बात ध्यान में रखिएगा। बारूद का आविष्कार किसके द्वारा, रोजर बेकन के द्वारा। ठीक है, ये याद में रखिए, रोजर बेकन के द्वारा क्या चाहिए, बारूद का आविष्कार। कोल्ट ने किस चीज़ का दोस्तों, रिवॉल्वर का। रिवॉल्वर का अगर पूछे तो क्या बतलाइएगा, रिवॉल्वर का आविष्कार अगर पूछे तो किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा, कोल्ट के द्वारा। कोल्ट के द्वारा ही दोस्तों क्या चीज, रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया। ठीक है, सीवी रमन के द्वारा दोस्तों किस चीज का प्रभाव का खोज किया गया था, तो रमन प्रभाव का। रमन प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन पर अध्ययन किया था दोस्तों। रमन प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया, रमन प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया, तो सीवी रमन के द्वारा। ठीक है, सीवी रमन को ये बतलाइए आप लोग कि नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये बताइए, नोबेल पुरस्कार कब मिला, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, ये बताइए कि नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को कब मिला। ठीक है, ठीक है। और डायनामाइट की खोज किसने की थी, ये बतलाइएगा। डायनामाइट की खोज किसने की थी, ये कोई बतलाइएगा। बारूद हो गया दोस्तों, रिवॉल्वर हो गया, डायनामाइट हो गया, ये सब क्या चीज़ है, बतलाइए। युद्ध में काम आने वाला है डायनामाइट, रिवॉल्वर, बारूद। इसकी खोज किसने की थी, रिवॉल्वर की कोल्ट ने, बारूद का रोजर ने, डायनामाइट का बतलाइए। डायनामाइट का बतलाइए दोस्तों, किसने की थी, अल्फ्रेड नोबल ने। याद रखिएगा, किसने, अल्फ्रेड नोबेल ने। और नोबेल पुरस्कार जो है सीवी रमन को कब मिला था, तो 1930 में। किस चीज के लिए, तो रमन प्रभाव की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों। अगला क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। पंचायत से संबंधी अधिकांशतः एग्जामों में जो ये थोड़ा लंबा चलता है दोस्तों, वो तक में 243 के ए बी सी डी इस तरीक़ा से चलता। तो पंचायत के शक्तियों और प्राधिकरणों का जो उत्तरदायित्व से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों और इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 243 का एफ, या 243 का ई, या 243 का एच, या 243 का जी। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 243 का जी। याद रखिए। आइए इसको हम लोग पूर्णता देखते हैं दोस्तों। 243 का ए है वो क्या बोलता है, ग्राम सभा। 243 का ए है वो क्या चीज बात बोलता है कि ग्राम सभा की स्थापना का गठन के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा है, तो 243 के ए में। 243 के बी में पंचायतों का गठन के बारे में चर्चा की गई दोस्तों, 243 के बी में। 243 के सी में पंचायत की संरचना के बारे में बतलाया गया। 243 के डी में सीटों का आरक्षण के बारे में, किसका, सब पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। 243 के ई में पंचायतों की अवधि। 243 के एफ में सदस्यता के लिए अयोग्यता पढ़ना के बारे में जानना। 243 के जी में पंचायतों की शक्तियां और अधिकार के बारे में जानना। और 243 का एच में
शक्तियों द्वारा कर लगाने की शक्ति के बारे में जानना। और देखिए दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है 243 के AI में वित्त आयोग का गठन के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन के बारे में। फिर 243 के पंचायत का वित्त आयोग, ये भी याद रखिएगा, पंचायत का वित्त आयोग का गठन के बारे में चर्चा किया गया। 243 के J के में पंचायतों के खाता लेखा परीक्षा के बारे में। 243 का के याद रखिएगा, चुनाव का आयोजन। ये जितने भी इंपॉर्टेंट लिखे हुए दोस्तों इनको ध्यान में रखिएगा। बाकी इनमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे ऐसे हम बतला रहे हैं कि इससे क्वेश्चन बनता है अधिकांशतः, सारे को एक बस नॉर्मली ध्यान में रखना। सीधा वीडियो रोकिए, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको लिख करके 2 बार 3 बार में याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? सबसे बड़ा रुधिराणु, सबसे बड़ा रुधिराणु के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। इनमें से कौन सबसे बड़ा रुधिराणु है? लिम्फोसाइट है या मोनोसाइट है या थ्रोम्बोसाइट है या एरिथ्रोसाइट है? बताइए कौन सा हो गया दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या एरिथ्रोसाइट? ये बताइए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये जो सबसे बड़ा रुधिराणु किस में पाया जाता है? तो WC का भाग है कौन? मोनोसाइट दोस्तों। ठीक है, WC के 5 भाग है दोस्तों। WC के 5 भागों को याद रखिएगा। 5 WC को में 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला याद रखिएगा दोस्तों न्यूट्रोफिल। याद रखिएगा क्या चीज़ दोस्तों? न्यूट्रोफिल याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल याद रखिएगा। फिर लिम्फोसाइट याद रखिएगा, क्या चीज? लिम्फोसाइट याद रखिएगा, लिम्फोसाइट याद रखिएगा। फिर मोनोसाइट याद रखिएगा, मोनोसाइट याद रखिएगा दोस्तों। फिर याद क्या रखना? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या बेसिलस, क्या चीज? बेसिफिल्स याद रखिएगा, बेसिफिल्स याद रखिएगा। और फिर एक याद रखना दोस्तों, चार हुआ, एक और याद रखिएगा बेसिफिल्स। और क्या चीज? एक और ध्यान में नहीं आ रहा है, क्या चीज? योनोफिल्स, क्या चीज? योनोफिल्स याद रखिएगा। ये 5 पॉइंट कम से कम आपको ध्यान रखना। 5 पॉइंट WBC को बारे में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है? 1980 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई को रामराज के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा था। तो सीधा पांच राजाओं का कैसे कैसे उत्तराधिकारी हुए थे दोस्तों? तो सीधा याद रखिएगा, पहले कौन बने थे? मराठा में, मराठा राज्य साम्राज्य का संस्थापक के रूप में माना जाता है किनको? महाराजा शिवाजी महाराज को। याद रखिएगा, शिवाजी महाराज को, शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज के बाद कौन बने थे दोस्तों? तो कौन? संभाजी महाराज, संभाजी महाराज। याद रखिएगा, संभाजी महाराज के बाद कौन बने थे? संभाजी के बाद रामराज, संभाजी के बाद कौन? रामराज बने थे, रामराज बने थे। संभाजी रामराज महाराज बने थे। रामराज महाराज के बाद बने थे कौन? अल्प समय के लिए ताराबाई। कौन? ताराबाई। और फिर इनके बाद कौन बने थे? साहू महाराज, साहू महाराज। अब ऑप्शन देखिए और टिक कीजिए। महाराज, साहू महाराज। ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है? शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई को रामराज के विरुद्ध उत्तराधिकारी, रामराज के विरुद्ध क्या बोल रहा है? रामराज के विरुद्ध उसका उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। पहला क्या चीज बोल रहा है? बाजीराव प्रथम। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? संभाजी। क्या बोल रहा है? संभाजी। फिर साहू या बालाजी। तो क्या होना चाहिए? रामराज किसके विरुद्ध बैठा था? तो संभाजी के विरुद्ध। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? संभाजी। याद में ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है? निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रभावित होती है? क्या चीज बोल रहा है? निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रभावित होती है? ऑप्शन पढ़िए। पहला क्या चीज है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर या अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर बतलाइएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर। अच्छा, सबसे बड़ा महासागर पूछे तब दोस्तों, अगर पूछे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो क्या बतलाइएगा? कौन सा सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर जो है सबसे, प्रशांत महासागर में ही
जो mariana ट्रेंच है दोस्तों, mariana गर्त है, वो सबसे गहरा गर्त भी है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गर्म जलधाराएं, ठीक है, कुछ गर्म जलधाराएं दी गई है और कुछ ठंडी जलधाराएं दी गई है। गर्म जलधाराओं में याद रखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है दोस्तों, इन निम्न में से कौन इनमें गर्म जलधाराएं हैं, 3 ठंडी रहेगा और एक गर्म दे देगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है, जो गर्म जलधाराएं में कौन कौन से है, क्यूरोसियो जलधाराएं, जो अभी हम लोग का क्वेश्चन भी था दोस्तों, अलास्का जलधाराएं, अल्नीनो, क्या चीज है, अल्नीनो, अलास्का और क्यूरोसियो, फिर गल्फ स्ट्रीम, फिर क्या चीज है, अगुलहास और सुसीमा, इसको ध्यान में रखिएगा, जिसमें मेन ये बहुत बार ये सब ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यूरोसियो, अलास्का, अल्नीनो याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम याद रखिएगा। ये कैसी जलधाराएं हैं, तो गर्म जलधाराएं हैं। ठंडी जलधाराओं का ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा है दोस्तों, हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट कैसा जलधारा है, तो ठंडा जलधारा है। ओयासियो कैसी जलधारा है दोस्तों, ये भी ठंडी है। कैलिफोर्निया जो जलधाराएं हैं वो भी कैसी है, तो ठंडी जलधाराएं हैं। लेब्राडोर की जलधाराएं ये भी ठंडी है। कैनारी जलधाराएं ये भी ठंडी है। वेंगुएला जो जलधाराएं ये भी ठंडी है। और फोकलैंड, इसको ध्यान में रखिएगा। हम्बोल्ट याद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओयोसियो है, ये भी याद रखिएगा। कैलिफोर्निया, ये सबको ध्यान में रखना है। ठंडी कौन है और कौन गर्म जलधाराएं कौन सा। अगला चलिए, अगला क्या बोल रहा है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन डैश द्वारा स्त्रावित होती है। ऑप्शन पढ़िए, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा, क्रिंट कोशिकाओं द्वारा या शुक्र जनक नालिकाओं द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा। लेडिंग कोशिकाओं द्वारा ही पुरुष हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन क्या चीज, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज बोल रहा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस घटनाओं से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव दोस्तों। टिंडल प्रभाव जो बतलाइए, जिसमें कोलाइडी विलयन भी पाया जाता है, किससे, प्रतिबिंब में, प्रकीर्णन में या विक्षेपण में या अपवर्तन में, ये बतलाइए। इसका सही, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस घटनाओं से संबंधित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, ये याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा ये बतलाइए कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है, सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम बतलाइएगा। सबसे ज़्यादा और सबसे कम प्रकीर्णन बतलाना, याद रखिएगा। तरंगदैर्घ्य इसके जस्ट अपोजिट हो जाता। तरंगदैर्घ्य क्या चीज, इसके जस्ट अपोजिट पूछे तो क्या चीज, तरंगदैर्घ्य बतलाना। लेकिन हम पूछ क्या रहे हैं दोस्तों, तो प्रकीर्णन। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका हो जाता है, बैगनी का। बैगनी जो रंग है इसका प्रकीर्णन क्या चीज है, सबसे अधिक है। सबसे कम किसका है, तो लाल रंग का। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या चीज है, सबसे कम है। इस बात को ध्यान में रखना। अगला चलते हैं, जल गैस क्या है, जल गैस को समझने के लिए याद रखिएगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और उसमें हाइड्रोजन के साथ जब मिलती है तो क्या चीज, जल गैस बनाती है। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कौन हो गया दोस्तों, जल गैस, CO और H2, यानी जल गैस किसको बोल सकता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में मिलती है तो क्या बनाती है, तो जल गैस बनाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, ताप और दाब की समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किस गैसीय नियम को प्रदर्शित करता है, यह बतलाइए। इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डाल्टन का नियम या एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम में हम लोग पढ़े हैं कि ताप और दाब जब समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, किसमें, तो एवोगाड्रो के नियम में दोस्तों, याद रखिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आज। बतलाइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कि ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित की जाती है। सोचिए, हम लोग पढ़ते क्या चाहिए नॉर्मली कि अकबरनामा का रचनाकार कौन है, अकबरनामा लिखा किसने है,
ये यही सब पढ़ करके चले जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या है कि अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, ये बतलाइए। ठीक है, कितनी पुस्तकों में जानने से पहले हम लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि किसके द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया। कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो 3 पुस्तकों में। ठीक है, अकबर के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। अकबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या पढ़े हैं? इसका कार्यकाल याद रखिएगा, कब से कब तक दोस्तों? 1556 से लेकर के, सॉरी कब से कब तक? हाँ 1556 से लेकर के ही कब 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, इसका जन्म बतला सकते हैं कब हुआ था? ठीक है, इसका माता का नाम बतला सकते हैं, पिता का नाम बतला सकते हैं। ठीक है, पिता का नाम तो सबको पता होगा दोस्तों, कौन? हुमायूं। हुमायूं दोस्तों। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम हो गए, हमीदा बानो बेगम हो गए दोस्तों। जन्म बतलाइएगा कब? 14 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। कहाँ? अमरकोट के कहाँ? वीरसाल महल में। क्या कहाँ? अमरकोट के वीरसाल महल में दोस्तों, महल में। ठीक है, पिता का नाम हो गया दोस्तों। बचपन का नाम याद रखिएगा, बचपन का नाम क्या चीज़ है? तो जलाल है। ठीक है, बचपन का नाम याद हो गए। ठीक है, फिर इसका जीवन का पहला युद्ध, उससे पहले राज्याभिषेक याद रखिएगा। राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कब हुआ था राज्याभिषेक? 14 फरवरी 1456 में। कब? 14 फरवरी 1456 में। किसके द्वारा कराया गया था? इसका संरक्षक था कौन? बैरम खां के द्वारा। इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां के द्वारा 14 फरवरी 1456 को, मात्र 14 साल की उम्र में। ये सॉरी दोस्तों 1542 होगा, यहाँ 15